नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। आखिरकार इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है या फिर पार्टनरशिप पे लिया जा रहा है। तो समझने वाली बात है कि आखिरकार सबसे पहली बात तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज या पार्टनरशिप पे करना पड़ रहा है। आखिरकार भारत सरकार जो कि इसके 100% जो कि मालिकाना हक रखता है, फिर इसे क्यों बेच रहा है या फिर क्यों पार्टनरशिप पे दे रहा है, इसका कारण क्या है। किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर आती है, कोई भी किसी भी चीज को सुधारने के लिए जब कोई नया नया नियम लाया जाता है तो उसके पहले ये देखना चाहिए कि आखिरकार ये नया नियम क्यों लाया जा रहा है। क्या इसके जो नया नियम लाने के पीछे कुछ कारण है कि इसमें क्या गलतियां है, क्या कमियां, जिसे सुधारने के लिए नया नियम लाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात आपको बता दें कि आप खुद एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से हमारी भारतीय रेलवे अभी सुविधाओं के मामलों में कितना पीछे है। सुविधाओं के मामले में बहुत पीछे। अगर आप ही जब सफर करते हैं इंडियन रेलवे में तो आपको ही लगेगा कि आखिरकार इंडियन रेलवे में इतना अधिक भीड़ क्यों रहता है। इंडियन रेलवे जब हम सफर करते हैं तो आप जनरल डिब्बा में देखेंगे इतना खचाखच भीड़ रहता है कि इतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है कि जिससे कि वो अलग ट्रेनों में यात्रा कर सके। जैसे कि अगर कोई ट्रेन अगर किसी स्टेशन से चलती है तो उस ट्रेन में उस स्टेशन से इतना अधिक भीड़ भर जाता है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है ना कि वहां पर उस समय उस स्टेशन पर ट्रेनों की कमी है। अगर भीड़ बढ़ रहा है इसका मतलब यात्रियों को बैठने में, सीट मिलने में कमी है। तो ये कैसे दूर होगा, इसे आप ही अभी समझेंगे, सुनेंगे तो आपको ही लगता है कि यार आखिरकार इंडियन रेलवे ट्रेनों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रही है, इंडियन रेलवे फेरों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रही है, ये आपको ही लगेगा। इसके सिवाय अगर आप देखेंगे, अक्सर आप देखते हैं कि इंडियन रेलवे लेट क्यों हो जाती है अपने डिपार्चर, अपने डेस्टिनेशन स्टेशन में पहुंचने में। कभी कभी एक एक घंटा, दो दो घंटा लेट हो जाता है और कभी कभी अपने स्टेशन से चलने में ही एक एक घंटा, दो दो घंटा लेट हो जाता है। तो इसके पीछे भी क्या कारण है। इसके सिवा अगर आप देखते हैं कि इंडियन रेलवे क्या हो रहा है कि बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रही है। हर स्टेशन पर आपको लैट्रिन, बाथरूम और बैठने के लिए सीट और आपको क्या नाम है, बिजली, लाइट जैसी सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखेंगे तो इंडियन रेलवे में क्या जो इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी खासी नहीं बन पाती। आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके सिवा आप देखेंगे इंडियन रेलवे में इतना अधिक वेटिंग टिकट क्यों होता है, टिकट कंफर्म क्यों नहीं हो पाता। इन सभी कारणों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ कमियां हैं, तभी तो इसके लिए सुधार लाया जा रहा है। आखिरकार जब वेटिंग टिकट है कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेनों की कमी है। दूसरी बात, एक ही ट्रेन में खूब खचाखच यात्री भर जाते हैं, इसके पीछे भी कमी है कि ट्रेनों की कमी है। इसके सिवाय अब अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ाएं तो इसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहां से आएंगे। 30 लाख, जिस जिस देश का एनुअल बजट ही लगभग 34 लाख 35 लाख करोड़ रुपए अगर आए, उसी देश में इंडियन रेलवे को अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए 2030 तक अगर 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी तो 50 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे बताइए। जिस देश में एनुअल बजट में 34 से 35 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसी देश में केवल इंडियन रेलवे के लिए, केवल भारतीय रेलवे को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए की अगर आवश्यकता होगी तो कहां से पैसा आएगा आप खुद समझ सकते हैं। इतना अधिक रेवेन्यू कलेक्शन भी नहीं है कि जिससे हम इनकम टैक्स, जीएसटी, कारपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी या अलग अलग टैक्सेस से हम पैसे कलेक्ट कर सके, जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सके कि हम 50 लाख करोड़ रुपए इंडियन रेलवे में लगा सके। और सबसे बड़ी बात फिर यहाँ पर यह है कि अगर हम इंडियन रेलवे को बढ़ाना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे में हम इनकम टैक्स, जीएसटी, कारपोरेट टैक्स और अलग अलग जो संस्थाओं से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उन सभी का पैसा हम इंडियन रेलवे में क्यों लगाएं। क्योंकि जब हम उन सभी का पैसा अगर इंडियन रेलवे के बेहतरीकरण के लिए लगाएंगे तो अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अलग अलग स्टेशनों का डेवलपमेंट कार्य और रोड, हाईवेज, इन सभी का डेवलपमेंट कार्य और जो वेलफेयर सोसाइटी के जो तमाम प्रकार की स्कीमें लाई जाती हैं, उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पर पैसे देना, वो सब कैसे किया जाएगा।
जैसे कि जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास दो बिजनेस है तो अगर एक बिजनेस में आपको अधिक फायदा होता है और एक बिजनेस में आपको कम फायदा होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जिससे अधिक फायदा हो रहा है आप उस पैसे को जिसमें लॉस हो रहा है उस बिजनेस में लगाएंगे, बल्कि आप प्रयास कर रहे हैं कि जिस बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है उस बिजनेस को ही हम इस प्रकार से थोड़ा सा उसमें बदलाव करें कि उस बिजनेस से भी हमें लाभ होने लगे। या फिर आपको दूसरे बिजनेस से इतना अधिक लाभ हो रहा है कि कुछ पैसा अगर आप लॉस होने वाले बिजनेस में लगा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भारत सरकार के पास है, अगर इंडियन रेलवे में अगर लॉस हो रहा है, अगर मान लीजिए लॉस होता है और अगर उन्हें अलग अलग जगहों से पैसा खूब मिल रहा है, अगर उनके पास पर्याप्त पैसा हो तब तो वो रेलवे में लगा सकते हैं, लेकिन जब उनके पास पर्याप्त पैसे ही नहीं है तो वो रेलवे में कैसे लगाएंगे। तो फिर वो यही सोचेंगे कि हम रेलवे को अगर और अधिक डेवलप करना चाहते हैं और रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपए अगर आवश्यकता है तो वो पैसे हम ऐसा करें कि आखिरकार इंडियन रेलवे में अगर पैसा लगाना है तो इंडियन रेलवे में कुछ इस प्रकार का नियम बनाए कि उसी से मिले हुए पैसों को वहीं पर लगाएं और उससे हम थोड़ा सा इंडियन रेलवे को बहुत ही अच्छे से बना सके। जैसे कि अगर इंडियन रेलवे को 50 लाख करोड़ रुपए की अगर आवश्यकता है तो अगर वो इनकम टैक्स और जीएसटी से मिले पैसे को यहाँ पर लगाती है तो इसका मतलब ये है कि जो जनता के टैक्स को आप यहाँ पर जो लॉस हो रहा है इसमें बेफिजूल लगा रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे नियम बने जिससे कि इंडियन रेलवे को लाभ हो। तो जब इंडियन रेलवे को लाभ अगर कमाना है, अगर इंडियन रेलवे को डेवलप करना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि तब इसी के लिए लाया जा रहा है ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसी को हम निजीकरण के रूप में भी देखते हैं, लेकिन हालांकि निजीकरण नहीं है। ट्रिपल पी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे कि अगर भारत सरकार के पास इंडियन रेलवे में 100% हिस्सेदारी है तो कहा गया है कि 5% जो हिस्सेदारी है वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा और 95% जो हिस्सेदारी है वो भारत सरकार के पास ही रहेगा। तो जो 5% हिस्सेदारी है, ये 5% हिस्सेदारी जब कोई प्राइवेट कंपनी आएगा तो वो तो उस 5% जो काम होगा उस 5% काम में इंडियन रेलवे भी पैसा लगाएगी और वो जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी पैसा लगाएगा। जैसे अगर 1 लाख करोड़ रुपए की कोई परियोजना बनती है तो उस 1 लाख करोड़ के लिए 50,000 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे दे देगी और 50,000 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेयर दे देगा। तो इससे क्या होगा, पैसे भी कम लगाने पड़ेंगे और वो काम जल्दी होगा। जल्दी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ प्राइवेट प्लेयर भी आएंगे और इंडियन रेलवे भी, इन दोनों का जो अनुभव होगा वो जो मिल जाएगा तो काम थोड़ा अच्छे से होता है और जल्दी होता है। और चूंकि अगर किसी देश को लेकर चलते हैं तो वहां पर डेवलपमेंट कार्य जितना जल्दी होता है वो राष्ट्र उतना तेजी से विकास करता है। तो डेवलपमेंट कार्य जल्दी करने के लिए समय कम चाहिए और समय अगर कम चाहिए, समय भी पैसे भी, तो इसके लिए ट्रिपल पी लाना ही पड़ेगा। क्योंकि ट्रिपल पी अगर भारत सरकार के पास खूब पैसे हो, खूब संसाधन हो तो वो अकेले करे, लेकिन जब भारत सरकार के पास खूब संसाधन नहीं है, आधुनिकीकृत मशीन, संसाधन, सुविधाओं से लैस नहीं है और पैसे नहीं है तो वो कैसे अकेले काम कर पाएगी। तो उस कंडीशन में ट्रिपल पी को लाना पड़ता है। और ट्रिपल पी एक बहुत ही अच्छा पहल है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर भी आ जाते हैं, वो पैसे भी लगा देते हैं और उनका अनुभव भी आ जाता है। तो इससे काम जल्दी होता है और पैसे भी आसानी से मिल जाते हैं, जिससे काम अच्छे तरीके से होता है, देश का विकास तेजी से होता है। इसमें भी रोजगार क्रिएशन होता है। हालांकि रोजगार क्रिएशन होता है तो कर्मचारियों को पैसे कम दिए जाते हैं, ये बात है, लेकिन रोजगार क्रिएशन इसमें भी होता है। तो ट्रिपल पी इसीलिए लाया गया है। तो ट्रिपल पी के आधार पर काम जल्दी होता है। तो यहाँ पर ट्रिपल पी का मतलब ये नहीं है कि इसे निजीकरण किया गया। निजीकरण का मतलब होता है पूरा बेच दिया जाए, वो होगा। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट अकेले नहीं है। फ्लिपकार्ट अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने शेयर को बेच दिया वॉलमार्ट को। तो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट दोनों आपस में क्या है, फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट दोनों आपस में एक प्रकार से शेयर होल्डर हो गए। जैसे अगर हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए है तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने कंपनी को और अधिक बढ़ाऊं, तो उसके लिए मुझे 50,000 करोड़ रुपए और चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, जब मेरा जो मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए है तो मैं जो अपने 50% जो मेरा हिस्सा है वो मैं किसी कंपनी को बेच दूंगा, तो मुझे उसे 50,000 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो 50,000 करोड़ मिल जाएगा तो 50% हिस्सेदारी मेरी हो गई, उनकी हो गई और मुझे 50,000 करोड़ रुपए भी लग गया। हालांकि मालिकाना हक अगर 51% है तो मेरा ही रहेगा। तो इसी हिसाब से फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का भी हुआ है। तो अलग अलग कंपनियां भी इसी प्रकार से करती है। जब उनको पैसे चाहिए होता है
तो वो अपने शेयर को कुछ मात्रा में बेच देते हैं, उनको पैसे भी मिल जाते हैं और मालिकाना हक भी उनके पास होता है और अच्छे से काम भी हो जाता है। तो इसीलिए ट्रिपल P लाया गया है। और फिर रही बात ये कि लोग कहेंगे आखिरकार ट्रिपल P क्यों लाया जा रहा है, निजीकरण क्यों किया जा रहा है, या फिर जो 151 ट्रेनों को 109 रूट पे चलाया जाएगा तो वो 151 ट्रेन कितनी महंगी होगी, क्या उसका जो किराया होगा वो गरीब लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अभी भी शताब्दी राजधानी जैसे ट्रेनों में क्या गरीब क्लास सफर करता है? नहीं करता है। तो जो 151 ट्रेन होगा वो भी प्रीमियम क्लास ट्रेन होगा, उसमें जरूरी नहीं है कि गरीब क्लास सफर करे। अब गरीब क्लास में भी जिनको सामर्थ्य रहेगा वो सफर करेंगे, लेकिन ये तरह गलत है कि 151 ट्रेन जो आएगा उसमें सफर कैसे करेंगे, क्योंकि अभी भी जो फुली गवर्नमेंट ट्रेन है राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, इसमें भी कहाँ सफर करते हैं। दूसरी बात यह है कि किराए में बढ़ोतरी होगी। भाई किराए में तो बढ़ोतरी होगी, किराए में बढ़ोतरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जब प्रीमियम ट्रेन होंगी तो उसमें हायर क्लास के लोग ट्रेवल करेंगे तो किराया तो बढ़ेगी। तो उसमें चूंकि 13,000 ट्रेनें अगर चलती हैं, 13,000 ट्रेनों में अगर 151 ट्रेनें प्राइवेट या मान लीजिए हो जाते हैं तो उससे क्या दिक्कत है? उससे हमें रेवेन्यू तो मिलेगा, उससे हमें रेवेन्यू मिलेगा। उस रेवेन्यू का हम इस्तेमाल अपने भारतीय रेलवे को और अधिक डेवलप करने में लगाएंगे, तो इससे क्या दिक्कत है? आखिर 13,000 ट्रेनों में सर क्या मतलब क्या है यार, कुछ तो नहीं है इसमें। आप सोचिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। आप बाकी ट्रेन तो सरकारी ट्रेनें हैं ना, उसमें आप ट्रेवल करिए, उसकी सुविधाओं को लीजिए। तो ये बहुत गलत बात है कि ये निजीकरण की राह है। अरे भाई कोई भी नीतियां आती है उस नीतियों को आप पहले समझिए, पढ़िए। हमारी यही कमियां होती हैं कि जब कोई नीतियां आती है तो हम उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं, और तो और हमें उनके बारे में कुछ मालूम भी नहीं होता है। अगर निजीकरण आता है तो बहुत से लोग होते हैं उसका विरोध चालू कर देंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि निजीकरण है क्या, लाया क्यों गया, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। बस निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या बात है यार, पहले उसके बारे में जानिए, सुनिए, समझिए, उसमें जो कमियां उन कमियों को दूर कराइए, उस नीतियों को न दूर करिए। कोई भी नीति आती है वो सुधार लेकर आती है, तो वो नीतियां पूरी तरह से गलत नहीं होती हैं, उसको आप सपोर्ट करिए। हाँ, उसमें जो कमियां उनको अगर आप विरोध करेंगे तो हो सकता है सरकार माने। जैसे कृषि बिल है, हालांकि कृषि बिल अब निरस्त भी कर दिया गया, उसे वापस भी ले लिया गया। जैसे वही है कृषि बिल, जो कि बहुत ही अच्छा कानून था, हालांकि इसमें कुछ कानून कुछ गलत थे, तो उस कानून में जो छोटी छोटी गलतियां थी उनको आप दूर करते, लेकिन आप तो कृषि बिल को ही आप गलत ठहरा दिए, तो क्या किया जाएगा। तो अच्छा यही होता है कि अगर कोई नीति आते हैं तो पहले उसके बारे में आप ट्रेन में, बस में, रोड पर, घर में लोगों से झगड़ा करने के बजाय उस नीतियों को पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद तर्क वितर्क के आधार पर बात करिए, तो लगता है कि हाँ ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, बिना कुछ जाने आप तर्क वितर्क करने लगेंगे और नीतियों का विरोध करने लगेंगे, तो ये एक प्रकार से एक अच्छे देश को बनाने पर एक तमाचा है। अच्छा देश ऐसे नहीं बन पाएगा, देश का विकास ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को समझने वाली बात होनी चाहिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं सुझाव होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।